हेलो एवरीबॉडी अगेन। ये हमारी सेकंड क्लास है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए। तो अभी तक हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को पढ़ा था, और उसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछिएगा। इन whenever we meet live, whenever we resume our classes regularly in a normal way, तब तक हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे जो हमारे सिलेबस में है वो कुछ एक डॉक्ट्रिन्स हैं। उन डॉक्ट्रिन्स को पढ़ने से पहले आर्टिकल 30 में मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी कि कौन से लॉ वॉइड होंगे, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जो पहले बने हुए हैं तो वॉइड होंगे, अभी अगर कोई उसके अगेंस्ट बनेगा तो वो वॉइड होगा। ठीक है, तो लॉज की डेफिनेशन थी, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। उसी आर्टिकल 13 से रिलेटेड अब हम ये जानेंगे कि वो उसमें लॉ भी बताए हुए हैं, क्या क्या लॉ होंगे वो भी हमने पढ़े थे। क्या लॉ नहीं होंगे उसमें नहीं बताए हुए हैं, ये हम जान लेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर्स होते हैं, नोटिस होते हैं, ठीक है, कोड्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस होते हैं, और पर्सनल लॉज को भी उस लॉ में काउंट नहीं किया गया है। ये केस आया था गोविंद नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसे नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। तो उस केस में 1952 का केस था, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पर्सनल लॉज हैं उनको आर्टिकल 13 में लॉ नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 13 में जो लॉज हैं, तो ये आर्टिकल 13 का था जो हमने पढ़ा। इसके बाद हम जो कुछ इसी से रिलेटेड आर्टिकल 13 से रिलेटेड, क्योंकि इसमें लॉज की बात हो रही है, कुछ एक डॉक्ट्रिन्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। इसमें 3 डॉक्ट्रिन आपके सिलेबस में दी हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ वीवर। तो सबसे पहले हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पे आते हैं। सेवरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी, तो हम इन डॉक्ट्रिन्स को क्यों पढ़ रहे हैं? हम इनको इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमने जैसे पढ़ा कि अगर कोई लॉ बनेगा, अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हुआ तो वो वॉइड होगा। ठीक है, तो अगर वो वॉइड कितना है उसकी पहले ज़रूरत थी, बाद में ज़रूरत थी, उसको प्रोटेक्ट भी तो करना होगा। अगर मान लीजिए वो लॉ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और उसका कुछ एक पार्ट ही इलीगल है जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा लॉ को ही ख़त्म कर देंगे, पूरा एक्ट को ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को सॉल्व आउट करने के लिए ये डॉक्ट्रिन्स क्रिएट की होती हैं। ठीक है, ये हम वही फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ही है। बस ये डॉक्ट्रिन्स क्यों हैं इनका पर्पज़ मैं बता देता हूँ। इनका पर्पज़ ये है कि फंडामेंटल राइट्स को जो प्रोटेक्शन दी हुई है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स वायलेट करेगा तो वो वॉइड होंगे, तो उन लॉज को बचाने के लिए, उन लॉज को एक प्रोटेक्शन देने के लिए डॉक्ट्रिन्स क्रिएट हुई होती हैं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं एट समवॉट एक्सपीरियंस। तो पहली जो डॉक्ट्रिन पढ़ रहे हैं, हम जब भी पढ़ते जाएंगे तो हमको पता चलता जाएगा ये कैसे किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो पहली डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी इसे बोलते हैं। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए एक एक्ट का कोई सर्टेन प्रोविज़न है, वो फंडामेंटल राइट्स को या फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। ठीक है, मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसमें एक सेक्शन 66A ऐड किया गया। एक केस आया, बहुत फेमस केस है ये, लेटेस्ट केसेस में सबसे फेमस केस है ये, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2015 का केस है। तो मैं एक एग्जांपल देकर आप समझा रहा हूँ। तो वो एक प्रोविज़न ऐड हुआ, उस प्रोविज़न से पे श्रेया सिंघल एक लॉ स्टूडेंट थी आपकी तरह, उन्होंने एक रिट दायर की कि ये आर्टिकल 19 का वायलेशन करती है, फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना कि हाँ बिल्कुल करती है। अब मान लीजिए जैसे कि भाई वो एक्ट का ही पार्ट है, तो क्या पूरे एक्ट को ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दें कि फंडामेंटल राइट को वायलेट है? नहीं, वो जो प्रोविज़न है वो सेपरेबल है, पूरे एक्ट से उसको सेपरेट किया जा सकता था, उसको हटाया जा सकता था, तो उसको हटा दिया, उस प्रोविज़न को ही सिर्फ वॉइड डिक्लेयर किया गया। ठीक है, यही सेपरेबिलिटी कहता है। अगर किसी ऑफेंडिंग प्रोविज़न है उसको एक्ट से सेपरेट किया जा सकता है, इफ़ इट इज़ सेपरेबल। ठीक है, अगर उसे सेपरेट किया जा सकता है तो उसे सेपरेट कर दिया जाएगा और पूरे एक्ट को इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा।
क्या कहता है, इफ़ एन ऑफेंडिंग प्रोविजन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दैट विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल, बाकी का तो कॉन्स्टिट्यूशनल ही है ना, एक सर्टेन प्रोविजन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, देन ओनली दैट पार्ट विच इज़ ऑफेंडिंग इज टू बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड एंड नॉट द एंटायर स्टैट्यूट, पूरा एक्ट नहीं होगा। सेपरेबिलिटी आप वर्ड से समझिए, सेपरेबिलिटी जो सीवियर किया जा सके, जो सेपरेट किया जा सके, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी होती है। ठीक है, ये एक्ट को बचा लिया इस तरीके से। इस सबसे पहले जिस केस में ये डॉक्ट्रिन आई थी वो था केस स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफ एन बलसारा। प्लीज़ नोट दिस केस डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफ एन बलसारा। ठीक है, मैं अपने उसी जो मैंने बताया, मेरा प्रिंसिपल है कि आप समझिए चीज़ को। ठीक है, एग्जैक्ट जो मैंने डेफिनेशन बोली कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाइए कि सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है क्या, बस। तो एफ एन बलसारा का जो केस था, इसमें इस जो डॉक्ट्रिन है ये आई थी, ये डॉक्ट्रिन क्रिएट की थी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इस केस में भी यही था, एक बॉम्बे प्रोटेक्शन एक्ट नाम के एक केस था, उसका एक सर्टेन प्रोविज़न था जो अल्टावायर्स था, जो प्रोहिबिट कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को। तो उन्होंने क्या किया, अल्टावायर्स और इंट्रावायर्स, आपको अगर ये वर्ड भी आपको पता होना चाहिए जो अपन यूज़ करते हैं, इंट्रावायर्स मतलब विद इन द एम्बिट, ठीक है, लीगल या वैलिड वर्ड के लिए यूज़ करते हैं इंट्रावायर्स। अल्ट्रावायर्स मतलब कहते हैं बियॉन्ड द एम्बिट, ठीक है, इलीगल, इनवैलिडेटेड, ठीक है, अल्ट्रावायर्स और इंट्रावायर्स, इन चीज़ का आपको ये बहुत आते हैं हमारे लॉ में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमको पता होनी चाहिए। हमारे सामने जो जो आती रहेंगी हम बताते रहेंगे, ठीक है। और अब पहले भी आपके सामने कोई आई हो और आप उनका मीनिंग नहीं समझ पाए हों तो आप उन्हें मुझसे पूछ सकते हैं, और आगे भी आने वाली जो होंगी मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि इन्हें फिर टीचर्स बताना ज़रूरी नहीं समझता, वो हमें हमारे कॉमन सेंस पे छोड़ देते हैं बहुत सी चीज़ें। मैं जैसे पढ़ा हूँ तो आधी चीज़ें वो सोचते हैं कि ये तो आता ही होगा, नहीं आता। सही बात तो ये है, हमारे कॉमन सेंस पे छोड़ देते हैं टीचर्स, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पता था ऑलरेडी तो भी बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई अल्ट्रा वायर्स होगा कोई प्रोविज़न तो उसको हटा दिया जाएगा। इसमें भी हुआ था, फिर बलसारा में बॉम्बे प्रोटेक्शन एक्ट करके था, उसका एक प्रोविज़न जो था वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये हट सकता है तो इसे हटाओ, और एक डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्रिएट कर दी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफ एन बलसारा। तो बहुत ये इम्पोर्टेंट केस है, तो इसको हमको पढ़ते रहना चाहिए। फिर दूसरी जो हम डॉक्ट्रिन है, दूसरी डॉक्ट्रिन पाते हैं, इससे रिलेटेड जो ये है हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेबिलिटी, इससे रिलेटेड 2-3 केसेस हैं। अब केसेस मैं समझता हूँ कि अगर हम जब लाइव क्लास चलेंगी तो उस वक्त मैं आपको केसेस बताऊँ, क्योंकि केसेस की एक स्टोरी होती है, केसेस को समझने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तो केसेस का पढ़ने का कोई सेंस नहीं रहेगा। तो नाम बता देता हूँ मैं, नाम की दिक्कत नहीं है। नाम ए के गोपालन का केस है, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है, वो नोट डाउन करके रखिए। बाकी मैं आपको ये बताऊंगा भी बाद में, जब हम अपना कोर्स पूरा करने के बाद उसे एक बार फिर देखेंगे, रिव्यू करेंगे, तब हम इसको देखेंगे। तो इसके बाद हम आते हैं दूसरे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पे। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्लियर है, ठीक है, वो बहुत आसान थी समझने के लिए, बहुत आसान थी डॉक्ट्रिन से। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स थोड़ी सी टफ है, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना होगा। इसमें क्या कहता है कि एक लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, ठीक है, पहले से बना हुआ वो लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। इस पे क्या होता है, वो उसे वॉइड नहीं डिक्लेयर करते, लेकिन वो अनएनफोर्सेबल हो जाता है। जैसे क्या होता है कि आपने एक्लिप्स सुना होगा, मून एक्लिप्स, ठीक है, सन एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, क्या होता है उसमें, ये जैसे मान लीजिए सूरज है, ठीक है, सूरज है, इसके हमारे अर्थ घूम रही है,
इस पे अगर अर्थ और सन के बीच में अगर मून आ जाता है, ठीक है, अर्थ और सन के बीच में अगर मून आ जाता है तो वो हो जाता है सूर्य ग्रहण, ठीक है, सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स हो जाता है, हमने सुना है काफ़ी सोलर एक्लिप्स के बारे में, ठीक है। ऐसे ही चंद्र ग्रहण भी होता है, चांद भी ऐसे छुपता है सामने भी। उसका क्या मीनिंग हुआ? एक्लिप्स का मतलब किसी को ढक लेना, ठीक है, ये सूरज है इसको ढक लिया तो सोलर एक्लिप्स आ गया। ये मीनिंग है सोलर एक्लिप्स का, किसी को ढक लेना, एक्लिप्स कर लेना, यही मीनिंग यहाँ पे है। कोई लॉ जो होता है उसको ढक लिया जाता है, अनएनफोर्सेबल बना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन किसने ढका है? फंडामेंटल राइट्स ने। फंडामेंटल राइट्स आए, वो ढक लिया, वो लॉ ढक लिया। जैसे फंडामेंटल राइट्स अगर हटेंगे तो वो लॉ वापस आ जाएगा। अब फंडामेंटल राइट्स किन किन कंडीशन में हट सकते हैं? मान लीजिए इमरजेंसी लग गई, ये भी हम पढ़ेंगे, आगे आएगा। इमरजेंसी जो होती है उसमें सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं, सिर्फ दो राइट्स रहते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ये आगे पढ़ेंगे। तो और कैसे? मान लीजिए 1950 से पहले का कोई एक्ट है और उससे पहले का कोई केस चल रहा है, ठीक है, 1947 या 1948 का कोई केस चल रहा है, उस वक्त फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स नहीं थे तो उस वक्त तो उसी एक्ट से गवर्न हो रहा था जो पहले था, उस एक्ट से गवर्न हो रहा होता है तो वो फिर उसी से फर्दर ऑन गवर्न होता रहता है, वो फंडामेंटल राइट से एक्लिप्स नहीं होता। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स इसीलिए बनाई गई थी, जो पुराने केसेस हैं उनको रन ऑन करने के लिए, उसी तरीके से, ठीक है, पोस्ट इफेक्ट ना डाले, ठीक है। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स आई। और एक्लिप्स क्या है? ये लॉ है, एक फंडामेंटल राइट आए, इसने इसको ढक लिया, जैसे फंडामेंटल राइट्स हटेंगे ये दोबारा इन्फोर्सेबल हो जाएगा, इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। इसका पर्पस क्या है? जो ये इनवैलिडेटेड एक्ट है, जो इनवैलिडेटेड एक्ट था, इसको बचाना, टू सेव, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करना। तो क्या मीनिंग है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का? ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो डायरेक्टली वॉइड एब इनिशियो नहीं होएगा, वो अनएनफोर्सेबल होगा, ठीक है, अनएनफोर्सेबल होगा। किसमें? एक्लिप्स कंडीशन में रहेगा, मोरिबंड कहते हैं जिसे, ठीक है, उस कंडीशन में वो रहेगा। मोरिबंड आप एक इंग्लिश वर्ड है मोरिबंड, MORIBUND, उसका हिंदी में भी मतलब मोरीबंद ही है, ठीक है। मोरी, अगर कोई, आप मोरी समझते हैं, एक छेद होता है पानी वानी जाने के लिए मोरी, वो मोरी को बंद कर दिया हो, उस मोरी को बंद कर देना। अब उससे जो मीनिंग निकलता है कि किसी चीज़ को रोक देना टेम्पररीली, अब उस मोरी को खोल दें तो वापस पानी चलने लग जाएगा। तो वो जो रोका है वो फंडामेंटल राइट है, जिस कपड़े से या जिस लकड़ी से हमने उस मोरी को रोका है वो मोरी लॉ थी, और उसको जिससे रोका है वो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, एक्लिप्स कर देना, ठीक है। तो ये मोरीबंद, ये इंग्लिश वर्ड है लेकिन इसका हिंदी में मीनिंग भी मोरीबंद ही निकलता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स समझ में आना कि किसी लॉ को फंडामेंटल राइट्स ढक लेता है, ऐसा आप ये मीनिंग समझिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है कि किसी लॉ को बचाने के लिए कि कोई भी लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स को जो वायलेट करता है वो नल्ली या वॉइड ऑफ इनिशियो नहीं होता, बट बिकम्स ओनली एनफोर्सेबल, वो सिर्फ उसका एनफोर्समेंट कम होता है, ठीक है, ओवर शेडोड बाई फंडामेंटल राइट्स, उस लॉ को फंडामेंटल राइट ओवर शेडो कर देता है, ठीक है, और वो डोरमेंट कंडीशन में रहता है, मरता नहीं है, नॉट डेड, इट ओनली रिमेन डोरमेंट, ठीक है, खत्म नहीं हुआ है, वो डोरमेंट कंडीशन में है। यानी कि डोरमेंट कंडीशन समझते हैं आप, साइंस के स्टूडेंट समझते होंगे डोरमेंट कंडीशन, अगर आप में कोई साइंस के स्टूडेंट होगा तो, या 10th तक तो सब नहीं पढ़ी है। डोरमेंट सिचुएशंस होती हैं जो मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस होते हैं, या जो जैसे जो छोटे मोटे घरों में जानवर जैसे छिपकली होती है, तो छिपकली क्या होती है 6 महीने जो गर्मी का टाइम होता है उसी में दिखती है हमको, सर्दियों में हमको नहीं दिखेगी, उस वक्त तो डोरमेंट सिचुएशन में होती है, सो रही होती है,
ठीक है, तो वो उसको कहते हैं डोरमेंट सिचुएशन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में भी वो लॉज डोरमेंट सिचुएशन में चले जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स उनको ओवरशैडो कर देता है। एक्लिप्स से याद रखिए, सोलर एक्लिप्स से किसी को ढक लेना, जो ढका जा रहा है वो एक लॉ है, ठीक है, वो एक लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था, और जो ढक रहा है वो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट ने उसे ओवरशैडो कर लिया। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ये किस केस से आई है, इसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट केस है, जरूर नोट कर लीजिए, भीकाजी नारायण धकरस। भीकाजी BHIKAJI, भीकाजी नारायण धकरस, DHKRS, धकरस वर्सेस स्टेट ऑफ MP, मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ MP, 1955 का केस है ये, ठीक है। तो ये भीकाजी नारायण धकरस इसे कहते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान रखें। और इसके बाद जो है हम डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विलेबिलिटी का हमने कर ही लिया, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे।